हेलो दोस्तों, पुनः आपका फिर से स्वागत है एक नए लेक्चर और एक नई क्लास के अंतर्गत। और इस क्लास के अंतर्गत दोस्तों हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। आप लोगों को पता होगा कि आप लोगों की एग्जाम डेट आ चुकी है, तो उसमें आपका एक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन वाला पूरा का पूरा पोर्शन सबसे ज्यादा पूछा जाता है। तो उसी के लिए दोस्तों जो 1885 से लेकर 1947 का जो पीरियड था, समय काल था, हम उसको एक एक करके समझते हुए चल रहे थे, जिसमें हमने कांग्रेस की स्थापना और अधिवेशन एक पढ़ा, और दूसरे चरण में हमने पढ़ा कि कैसे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को 3 चरणों में बांट दिया था। उदारवादी चरण, उग्रवादी चरण और गांधी युग चरण में, जिसमें से हम लोग पढ़ चुके हैं क्या, उदारवादी चरण। आज हम जो है उसको आगे लेकर चलेंगे। ठीक है, चलिए। तो आज दोस्तों हमने उदारवादी चरण जो था वो पूरा का पूरा क्या कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है। यानी कि नरमपंथी विचारधारा वाला जो नेता थे 1885 से लेकर 1905 तक, ये हमने पूरा का पूरा एक पीरियड कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसके आगे चलते हैं। आगे चलें तो हम उग्रवादी चरण यानी कि गर्मपंथी विचारधारा के जो नेता थे, जिसका समय काल क्या है, 1905 से लेकर 1919 तक। कई बार आपसे यही पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से 1905 से लेकर 1919 का जो समय चक्र है या समय काल है, वो किन नेताओं का या किस चरण के रूप में जाना जाता है। तो उग्रवादी चरण या फिर गर्मपंथी विचारधारा के नेताओं या चरण के रूप में जाना जाता है। अब दोस्तों सबसे बड़ी बात यह आ जाती है कि उग्रवादी चरण 1905-1919 के बीच में आखिर इस चरण का गठन करने की जरूरत क्यों पड़ी। ठीक है, आखिरकार ये उग्रवादी चरण यानी गर्मपंथी नेताओं का ये जो पूरा का पूरा चरण आया था, एक दौर आया था, इसकी आखिर जरूरत क्यों पड़ी। क्योंकि दोस्तों जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में जो उदारवादी चरण के नेता थे, नरमपंथी दल के नेता थे, वो जो थे ना, अपनी सारी की सारी समस्याएं लेकर जाते थे अंग्रेजी सरकार के पास और उनसे प्रार्थना करते थे, प्रतिवेदन करते थे, या फिर लंदन यात्रा के रूप में वो निकाला था उन्होंने। लेकिन इसका कुछ ठोस रिजल्ट हासिल नहीं हुआ। तब भारतीय जनमानस के अंतर्गत क्या आ गया, असंतोष आ गया कि अब भाई प्रार्थना, प्रतिवेदन या अंग्रेजी सरकार के पास जाने से कुछ रिजल्ट नहीं आता है। उन लोगों के बीच में असंतोष फैल गया था, और जैसे ही भारतीय जनमानस के अंतर्गत यह असंतोष बढ़ा, तो धीरे 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 लोगों की विचार बढ़े, विचार बदले, और गर्म पंथी, जिसे आप उग्रवादी चरण बोलते हो, उसको इसने जन्म दिया। ठीक है, साथ में दोस्तों 19वीं शताब्दी के अंत तक, यानी कि आते आते उसके अंत तक, उदारवादी जो राजनीति थी उसकी आलोचना होने लगी। क्यों आलोचना होने लगी? क्योंकि ये लोग जो थे वो हर किसी चीज के लिए अंग्रेजी सरकार के पास या तो याचिका लेकर जाते थे, या फिर उनसे प्रार्थना करते थे, या वहां पर जाकर क्या करते थे, पर्चे वगैरह दिया करते थे। तो इसलिए इनकी आलोचना होने लगी, और इसी के साथ राजनीति में उग्रवादी चरण यानी कि इनका जन्म हुआ, उद्भव हुआ। किनका? गर्मपंथी नेताओं का। और इन नेताओं का मानना था कि ये जो कांग्रेस जो लोग हैं, कांग्रेस की स्थापना हो चुकी थी, ये जो कांग्रेस वाले हैं, ये जो अंग्रेजी सरकार के पास जाते हैं आवेदन लेकर, निवेदन लेकर, इन नीतियों से कुछ हासिल नहीं होने वाला है। ये जो भारत है, ये हमारा अपना भारत है, इसे चलाने के लिए इसका पूरा का पूरा दामोदार जो होना चाहिए वो अब हमारे पास होना चाहिए। इसलिए तो इन्होंने क्या करा, स्वराज की मांग करी। अब इसके लिए इनको चाहे सक्रिय आंदोलन ही क्यों ना करना पड़े। अब सक्रिय आंदोलन क्या, तो चाहे वो दोस्तों जुलूस निकालना पड़े, चाहे वो बहिष्कार करना पड़े, या चाहे आपका अलग अलग प्रकार के धरना देने पड़े, तो वो सक्रिय आंदोलन करने के लिए भी तैयार थे। इसलिए ये जो उग्रवादी चरण है यानी गर्मपंथी नेता वाले जो चरण है, इसका क्या हुआ, उद्भव हुआ। चलिए आगे लिखिए, उग्रवादी चरण या फिर गर्मपंथी विचारधाराएं क्यों इनको कहा गया। आखिर ये जो गर्मपंथी धारा वाले विचार वाले लोग थे, या उग्र उग्र नाम में सुनने में ऐसा लगता है यार कैसा बदमाश जैसा नाम है, तो आखिर ये उग्रवादी इनको क्यों कहा गया। क्योंकि दोस्तों ध्यान रखिएगा, उग्रवादी नेताओं को उग्रवादी नेताओं की तरह शांतिपूर्ण, ध्यान रखिएगा क्या है, जो उग्रवादी नेता है यानी गर्म दल के नेता जो है, ये उदारवादी यानी कि जो नरम दल के नेताएं थे उनकी तरह शांतिपूर्वक तरीके से, जैसे कि प्रार्थना हो गई, याचिका हो गया, पर्चे हो गए, या फिर ब्रिटिश संसद में जाकर उनसे सलाह मशवरा हो गया, इन चीजों पर ये जो लोग थे वो विश्वास नहीं करते थे। इनका कहना था, इनकी मांग थी कि
भाई ये सारी की सारी जो चीजें हैं वो हमारी हैं, तो हमें अपनी ही चीज मांगने के लिए अंग्रेजी सरकार के पास बार बार क्यों जाना पड़े। तो इसलिए ये अपनी सारी की सारी जो चीजें रखते थे, जाते ये भी सरकार के पास ही थे, लेकिन अपनी सारी की सारी चीजें मनवाने के लिए ये क्या किया करते थे, सक्रिय आंदोलन भी किया करते थे। अब ये सक्रिय आंदोलन क्या है, तो कहने का तात्पर्य इसका ये है कि इसके विरोध जताने के लिए ये लोग जुलूस निकालते थे, हड़ताल किया करते थे, बहिष्कार किया करते थे और विरोध किया करते थे, लेकिन ये किसी भी प्रकार से दोस्तों हिंसा पर विश्वास नहीं करते थे। जैसे कि उदारवादी चरण जो थे वो केवल नियमों में बदलाव लाने के लिए प्रयास कर रहे थे, लेकिन उग्रवादी चाहते थे कि भाई जो हम बोल रहे हैं वो होना चाहिए, क्योंकि ये देश हमारा है, हम लोग इसके हैं और ये हमारे लिए हैं, ये अंग्रेजी सरकार बीच में क्या कर रही है। तो इसलिए दोस्तों ये लोग चाहते थे कि ये भारत जो पूर्ण स्वराज हो, वैसे स्वराज की मांग करी थी इन्होंने, और इससे पहले वाले नेताओं ने केवल बदलाव की मांग करी थी नियमों में। तो इसलिए दोस्तों ये जो उग्रवादी नेता थे, इनके अंतर्गत जो है वो संतोष की कमी थी, इसलिए ये लोग जो चाहते थे किसी भी प्रकार का जो निर्णय हो वो तुरंत आए, क्या हो, उनका जो किसी भी प्रकार का निर्णय हो वो तुरंत आए और वो भी इनके हक में आए। इनके हक में आए तो ठीक है, नहीं तो ये लोग चुप नहीं बैठते थे, उदारवादी की तरह ये जुलूस, हड़ताल, बहिष्कार, विरोध वगैरह जताते थे, लेकिन किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं किया करते थे। इसी के बीच में कुछ लोग हिंसा भी किया करते थे, जो कि अपनी बातें मंगवाने के लिए कई बार रक्त बहाते थे, खून वगैरह होता था, बम विस्फोट वगैरह हुआ करता था, लेकिन वो किया करते थे कौन, तो वो क्रांतिकारी आंदोलन व्यक्ति जो थे वो किया करते थे, जैसे कि भगत सिंह हो गए, राजगुरु हो गए, सुखदेव हो गए, ये इनके प्रमुख नेता थे। लेकिन ये लोग जो थे वो हिंसा पर विश्वास नहीं करते थे, शांतिपूर्वक जो भी करना था इनको शांतिपूर्वक करने के ऊपर ये ध्यान देते थे। ठीक है, आगे चलें तो उग्रवादी चरण का उदय के कारण क्या थे। तो उग्रवादी चरण के जो उदय के कारण थे, मेन प्रोबेबली तीन कारण थे। कौन कौन से तीन कारण थे, तो पहला था राजनीतिक कारण। अब राजनीतिक कारण क्यों था, क्योंकि दोस्तों पहला तो ध्यान रखिएगा, अंग्रेजी जो सरकार थी ना, इनके द्वारा कांग्रेस की मांगों की उपेक्षा कर रहा था बार बार। यानी कांग्रेस जो बनाई गई थी भारत के बारे में सोचने के लिए, कांग्रेस जो थी बार बार अंग्रेजी सरकार के पास जाती थी प्रार्थना याचिका लेकर, लेकिन अंग्रेज लोग क्या करते थे, केवल उन्हीं याचिकाओं को स्वीकार किया करते थे जो उनके लिए फायदा हो, जो भारतीयों के लिए फायदा हो उसको वो हटा दिया करते थे। तो उसकी उपेक्षा के कारण ये उग्रवादी नेता सामने निकल के आए। साथ ही साथ में अंग्रेजी सरकार जो थी वो भारतीयों के प्रति क्या थी, शोषणकारी नीतियां अपनाती थी, यानी कि ऐसी ऐसी नीतियां करती थी जो बताती तो कुछ और थी, लेकिन उसके पीछे कारण कुछ और होता था। जैसे कि बंगाल विभाजन, 1905 में जब लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया, तो लॉर्ड कर्जन कह रहा था कि बंगाल जो है वो अपने आप में ही बहुत बड़ा प्रांत है, जिसको संभालना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, इस वजह से जो है हम बंगाल का विभाजन कर रहे हैं, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल के रूप में इसको बांट रहे हैं। लेकिन उसके पीछे मेन रीजन क्या था, मेन रीजन ये था दोस्तों कि भारतीयों को क्या चाहिए था, स्वराज चाहिए था, और अधिकतर जितने भी अलग अलग प्रकार के ग्रमपंथी नेता है जो कि उस समय क्या कर रहे थे, अपना बोलबाला कर रहे थे और कहीं ना कहीं अंग्रेजी सरकार को दबा रहे थे, उस समय वो सारे के सारे कहां से निकल के आ रहे थे, बंगाल से। चाहे वो बाल गंगाधर तिलक ले लो, रविंद्रनाथ टैगोर ले लो, या फिर अलग अलग लाला लाजपत राय ले लो, अलग अलग कोई भी ले लो, अधिकतर बंगाल से निकल कर आ रहे थे। इसलिए अंग्रेजी सरकार को पता चल गया कि भाई बंगाल को क्या है, हमें संभालना थोड़ा भारी पड़ रहा है, इसलिए हम इसको बांट देते हैं। किस रूप में, हिंदू और मुस्लिम के रूप में। उन्होंने मुस्लिमों को यह कहा कि हम बंगाल को इसलिए बांट रहे हैं क्योंकि आपको जो मुगल वंश के दौरान जो सुविधाएं नहीं मिली, इस बंटवारे के बाद मुसलमानों को वो सारी की सारी सुविधाएं मिलेंगी। लेकिन मेन रीजन क्या था उनका, मेन रीजन ये था कि ये सारे के सारे जो आंदोलन हो रहे थे उनको दबा सके, और साथ ही साथ में ये जो उदय हो रहा था भारतीयों का राजवाद का, राष्ट्रवाद का, उसको खत्म किया जा सके। तो इसी के पीछे ये पूरा का पूरा राजा क्या दिख रहा था, उनका एक षड्यंत्र दिख रहा था। तो इसके प्रति जो था वो क्या था, भारतीयों के प्रति उनका शोषणकारी नीतियां थी। इस वजह से भी उग्रवादी चरण का क्या हुआ, जन्म हुआ। तो पहला राजनीतिक कारण यह था। दूसरा है आर्थिक कारण। आर्थिक कारण में क्या था, तो ब्रिटिश सरकार का जो भारतीय वस्तुओं पर था उस पर अत्यधिक कर लगाना। कच्चा माल भारत से लेते थे,
ब्रिटिश भेजकर उसको पक्का माल बनाकर फिर हिंदुस्तान में ही उस पर अधिक टैक्स लगाकर बेचा करते थे। जैसे नमक कर हो गया, चीनी कर हो गया, इतना कर लग गया था कि आम आदमियों की पहुंच से वो बहुत दूर जा रहे थे। तो एक था आपका आर्थिक कारण ये। दूसरा पक्षपातपूर्ण नीतियां। आप दोस्तों को पता होगा कि कुछ ऐसे पक्षपात नीतियां ली गई थी जो कि अंग्रेजों के लिए थी और भारतीयों के पूरे खिलाफ थी। जो दिखाया जाता था कि हम भारतीयों के खिलाफ नहीं है, लेकिन वो पूरी तरीके से भारतीयों के खिलाफ थी। इस वजह से साथ ही साथ में उस दौर में महामारी और अकाल का जो है प्रकोप सा छा गया था, क्योंकि सारी चीजें इतनी ज्यादा लुटाई जा रही थी, या अंग्रेज जो सारा का सारा लूट कर कहां ले जा रहे थे, अपने देश ले जा रहे थे, जिस वजह से यह प्रकोप सा छा गया था। तो इस वजह से भी वहां पर रोकना उनको जरूरी था, जो कि नरमपंथी नेता नहीं कर रहे थे, क्योंकि वो अंग्रेजी सरकार पर पूर्ण विश्वास रखते थे, ये लोग नहीं रखते थे। ठीक है। और तीसरा कारण था दोस्तों सामाजिक कारण। सामाजिक कारण क्या था कि भारतीयों के साथ ये जो अंग्रेज थे ना, ये अभद्र व्यवहार कर रहे थे, उनको हमेशा नीचा दिखलाते रहते थे, या फिर अंग्रेजी जो सरकार थी वो भारतीयों के प्रति क्या थी, बहुत ज्यादा भेदभावपूर्ण तरीके से कानूनों को बना रही थी, जिसमें जैसे कि अधिक अलग अलग प्रकार के जैसे हथियार रखना अंग्रेजों के लिए अलाउ है, भारतीयों के लिए अलाउ नहीं है। छोटी छोटी बात में अंग्रेज जो है भारतीयों को पीटते रहते थे, कलेश होता रहता था। साथ ही साथ में अंग्रेज जो थे वो जबरदस्ती पश्चिमी सभ्यता को भारतीयों के ऊपर थोप रहे थे, चाहे वो कपड़े के रूप में हो, व्यवस्था के रूप में हो, शिक्षा के रूप में हो, चिकित्सा के रूप में हो, किसी के भी रूप में हो, वो जबरदस्ती भारतीयों के ऊपर थोपा जा रहा था। तो ये तीन प्रमुख कारण थे उदारवादी के बाद उग्रवादी नेताओं का या फिर उग्र चरण का आना। ठीक है। तो अगली बार आपसे पूछा जाएगा कि उग्रवादी चरण का उदय होने का प्रमुख कारण क्या है, तो ये तीन प्रमुख कारण थे। ठीक। चलिए अब बात कर लेते हैं, ये जो उग्रवादी दौर था यानी गर्मपंथी नेताओं का जो दौर था, इसके अंतर्गत प्रमुख प्रमुख नेता कौन कौन से थे। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, इसके अंतर्गत जो प्रमुख प्रमुख नेता थे वो थे लाला लाजपत राय जी, साथ ही साथ में बाल गंगाधर तिलक जी, साथ ही साथ में विपिन चंद्र पाल जी। इन्हीं तीनों को कई बार समूह में, क्योंकि अलग अलग प्रकार के नामों में या अलग अलग प्रकार के चीजों में शामिल हुआ करते थे, इसलिए अंग्रेज जो थे इनको क्या कहा करते थे, लाल बाल और पाल कहा जाता था। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, इन तीनों को एक साथ सम्मिलित करके अंग्रेज लोग एक रूप में व्यवस्थित करते थे, लाल बाल और पाल। ठीक है। तो पूछा जाएगा लाल बाल और पाल कौन थे, तो लाला लाजपत राय जी थे, बाल गंगाधर तिलक जी थे, और साथ ही साथ में विपिन चंद्र पाल जी थे। ठीक है। और साथ ही साथ में अरविंदो घोष। तो ये कुछ प्रमुख नेता है जो कि गर्म दल के हैं। जब हम अपना नरम दल पढ़ रहे थे तो उस समय मैंने आपको बोला था कि नरम दल जो है आप लोगों को नेताओं के नाम याद रखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब हम गरम दल पढ़ेंगे उनमें कम नेता हैं, उन नेताओं के नाम याद रख लीजिएगा, ऑटोमेटिकली जो बच जाएंगे वो आपके किस चीज के चले जाएंगे, वो नरम दल के चले जाएंगे। तो इन नियमों को आप ध्यान रख लीजिएगा। लाल बाल और पाल तो आपको वैसे भी ध्यान रहेगा, अरविंदो घोष और नाम याद रख लीजिएगा। इसके अलावा बाकी जो भी नेता बचे वो क्या है आपके प्रमुख नेताओं में, तो वो आ जाता है नरम दल में। चलिए अब इन्हीं एक एक नेताओं के बारे में पढ़ लेते हैं, क्योंकि कई बार इनकी दी हुई जो कथन है या इनकी लिखी हुई जो किताबें हैं वो एग्जाम में पूछ ली जाती है। तो सभी के सभी लिखिए। पहला आपका उदारवादी चरण नहीं है, उग्रवादी चरण है, इसको हटा दीजिए, मिसप्रिंट है। आइए तो सबसे पहले आ जाते हैं दोस्तों बाल गंगाधर तिलक जी। क्या है, बाल गंगाधर तिलक जी। अब बाल गंगाधर तिलक जी की बात करी जाए तो इनका जो जन्म हुआ था दोस्तों वो हुआ था 23 जुलाई 1856 में रतनगिरी महाराष्ट्र में। कहां हुआ था, रतनगिरी महाराष्ट्र में हुआ था बाल गंगाधर तिलक जी का जन्म। और इनको उपनाम के रूप में बाल या फिर लोकमान्य के रूप में जाना जाता है। तो इनका यह उपनाम था, कई बार उपनाम पूछ लिया जाता है तो ध्यान रखिएगा। इन्होंने दोस्तों दो समाचार पत्रों की शुरुआत करी थी, एक मराठी में केसरी की शुरुआत करी थी और अंग्रेजी में मराठा का नाम आरंभ किया था। तो ध्यान रखिएगा, मराठी में केसरी और अंग्रेजी में मराठा, ये दो अखबारों की शुरुआत इन्होंने करी थी। ये वाला आपका एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कि केसरी अखबार की शुरुआत किसने करी थी, तो वो बाल गंगाधर तिलक जी ने करी थी। साथ में इन्होंने 1893 में गणपति महोत्सव और 1895 में शिवाजी महोत्सव का भी आयोजन किया था। ये अंग्रेजों को दिखाना चाहते थे कि भारतीयों की शक्ति, जो जनशक्ति थी, जिसे नरमपंथी नेता जो थे वो इग्नोर किया करते थे, ये दिखाना चाहते थे कि भारतीयों के अंतर्गत कितनी जनशक्ति है। तो इसलिए दोस्तों इन्होंने 1893 में गणपति महोत्सव की शुरुआत करी और 1895 में शिवाजी महोत्सव की। ये गणपति महोत्सव तो कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। किसने शुरुआत करी थी, तो बाल गंगाधर तिलक जी ने करी थी। आगे आ जाते हैं दोस्तों बाल गंगाधर तिलक के बारे में। तो इन्होंने ध्यान रखेगा द आर्टिक होम ऑफ वेदास
और गीता रहस्य, ये दो नामक पुस्तक लिखी थी। जब बहिष्कार आंदोलन चल रहा था तो उसके बाद जो अलग अलग प्रकार के सैनिक थे अंग्रेजी सरकार के, इनको पकड़कर उन्होंने जेल में डाल दिया था। तब इन्होंने ये किताब का क्या करा था, आविष्कार यानी कि लिखी थी। तो द आर्टिक होम ऑफ वेदास या फिर गीता रहस्य, ये जो पुस्तक है ये किसने लिखी थी, तो ये बाल गंगाधर तिलक जी ने लिखी थी। ठीक, बाल गंगाधर तिलक का ध्यान रखिएगा, इन्होंने एक कथन दिया था कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा। तो आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर ही रहूंगा, ये किसने कहा था, तो ये बाल गंगाधर तिलक जी ने ही कहा था। ठीक है, अगले नेता आ जाते हैं उग्रवादी के अंतर्गत दोस्तों, वो है लाला लाजपत राय जी। अब लाला लाजपत राय जी की बात करी जाए दोस्तों, तो इनका जो जन्म हुआ था वो 28 जनवरी 1865 में कहां हुआ था, पंजाब में हुआ था। इनको दो उपाधियों से यानी कि दो उपनामों से इनको जाना जाता है। पहला तो दोस्तों इन्हें पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है और दूसरा शेरे पंजाब के नाम से जाना जाता है। जैसे कि बंबई का शेर फिरोज शाह मेहता को कहते थे ना, उसी प्रकार से इनको शेरे पंजाब के नाम से जाना जाता है। तो कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, ध्यान रखिएगा। और इन्होंने लाहौर से एक साप्ताहिक समाचार पत्र की शुरुआत करी थी जिसका नाम था क्या, पीपल। एग्जाम में पूछा जा चुका है, अगली बार फिर पूछा जाएगा तो ध्यान रखिएगा। और इन्होंने लाहौर से ही पंजाबी नामक एक समाचार पत्र की भी शुरुआत करी थी। तो द पीपल हो गया और जो पंजाबी हो गया, ये दोनों के दोनों साप्ताहिक या फिर आपके जो अखबार थे वो कहां से शुरुआत करी थी दोस्तों, इन्होंने लाहौर से शुरुआत करी थी। ठीक, आगे चलें तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, इन्होंने क्या करा था, निम्नलिखित बुक भी लिखी थी। कौन कौन सी, अनहैप्पी इंडिया, द पॉलिटिकल फ्यूचर ऑफ इंडिया और इंग्लैंड डिबेट टू इंडिया। सबसे ज्यादा आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है कि द अनहैप्पी इंडिया एक किताब है जो कि किसके द्वारा लिखी हुई है, तो वो लाला लाजपत राय द्वारा ही लिखी गई है। और दोस्तों एक दुखद बात यह थी कि जब भारत के अंतर्गत अलग अलग प्रकार के बहिष्कार आंदोलन चल रहे थे, अलग अलग प्रकार के आंदोलन चल रहे थे, तो 1928 में एक आंदोलन चल रहा था साइमन कमीशन का। और उस साइमन कमीशन के विरोध में ये सक्रिय क्या थे, भागीदारी थे। और उसी साइमन कमीशन के विरोध में जो प्रदर्शन चल रहा था, उस प्रदर्शन में अंग्रेज ने क्या कर दिया, लाठी चार्ज करने की हुक्म कर दिया। और उसी लाठी चार्ज के अंतर्गत ये लाला लाजपत राय जी जो थे वो बहुत बुरी तरीके से घायल हो गए थे और 17 नवंबर 1928 में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो डायरेक्टली आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, तो साइमन कमीशन में जब लाठी चार्ज हुई थी, उन लाठी चार्ज में इनको काफी चोटें लगी, घायल हो गए, जिस वजह से 17 नवंबर 1928 में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक, अगले नेता आ जाते हैं दोस्तों, वो है बिपिन चंद्र पाल। बीसी पाल भी कहा जाता है इन्हें, लाल बाल और पाल, ध्यान रखिएगा। अब इनकी क्या विशेषता है, तो बिपिन चंद्र पाल जी ध्यान रखिएगा 7 नवंबर 1858 में इनका जन्म हुआ, कहां पर, मध्य प्रदेश में। पूछा जाएगा आपके एग्जाम में तो आपको इस चीज के बारे में पता होना चाहिए। साथ ही साथ में विपिन चंद्र पाल पेशे से तो पत्रकार थे, क्या थे, पेशे से तो ये पत्रकार थे, लेकिन स्वराज और स्वदेशी वस्तुओं के लिए भारतीयों के प्रयासों को एकजुट करने के लिए हमेशा अपनी इन्होंने कलम का सहारा लिया है और आगे उस चीज को बढ़ाया है। जैसे कि बहिष्कार आंदोलन में क्या कर दिया था कि जितने भी प्रकार की अलग अलग प्रकार की अंग्रेजों की वस्तुएं हम उसका बहिष्कार करेंगे और अपनी स्वदेशी सामग्रियों का इस्तेमाल करेंगे, जिससे हमारे कृषियों को फायदा होगा और हमारे यहां पर नौकरी यानी कि रोजगार में बढ़ोतरी होगी। बहिष्कार आंदोलन यही था, बाकी वो बाद में विफल हो गया, वो अलग अलग कारणों की वजह से हो गया। जब हम पढ़ेंगे उसके बारे में 1905 बंगाल विभाजन के बाद बहिष्कार आंदोलन, तब हम उसके बारे में बात करेंगे। ठीक, साथ में विपिन चंद्र पाल ने न्यू इंडिया, ध्यान रखिएगा एक अखबार है न्यू इंडिया करके साप्ताहिक, उसकी शुरुआत करी थी। और वहीं पर ही एनी बेसेंट, आपको पता होगा कांग्रेस अधिवेशन की ये प्रथम यूरोपियन महिला थी, ठीक है, प्रथम महिला अध्यक्ष थी। इन्होंने शुरुआत करी थी न्यू इंडिया की, ध्यान रखिएगा। न्यू इंडिया की शुरुआत करी दैनिक रूप में एनी बेसेंट ने और साप्ताहिक रूप में न्यू इंडिया की शुरुआत करी थी बिपिन चंद्र पाल ने। दोनों नाम ध्यान रखिएगा, ये दोनों नाम कई बार आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ में बिपिन चंद्र पाल ने क्या करा, भारत के लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना फैलाने या जगाने का काम किया था, ठीक है। आगे आ जाते हैं दोस्तों अरबिंदो घोष। आपके एग्जाम में कई बार यहां से कई क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, फिर पूछे जाएंगे, तो ध्यान रखिएगा। अब अरबिंदो घोष की क्या विशेषता है, तो पहला बिंदु, अरबिंदो घोष का जो जन्म हुआ था वो कलकत्ता में हुआ था 15 अगस्त
1872 में हुआ था। साथ में दोस्तों ये जो थे एक योगी थे, गुरु थे, कवि थे, भारतीय दार्शनिक और एक भारतीय स्वतंत्रता संग्रामी थे। पूछा जाएगा तो आपको पता होना चाहिए। और साथ ही साथ में दोस्तों वे अनुशीलन समिति, अब अनुशीलन समिति क्या है, तो दोस्तों एक संगठन था जो कि अंग्रेजों के बने कानून के खिलाफ विद्रोह का प्रदर्शन किया करता था। तो अनुशीलन समिति के ये क्या थे, एक सदस्य थे जो ब्रिटिश शासन को समाप्त करने के लिए क्रांतिकारी हिंसा का समर्थन करते थे। क्या करते थे, हिंसा का ये लोग समर्थन किया करते थे। अब इसी के दौरान अरविंदो घोष को यही एक बार 1908 में अलीगढ़ के अंतर्गत, ये जो आपका पूरा का पूरा संघ था वो अलग अलग प्रकार से कार्य किया करता था, तो 1908 में अलीपुर में एक बम कांड हुआ। अब उस बम कांड के अंतर्गत इनको क्या कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया और इन पर मुकदमा चलाया गया। लेकिन बाद में पता चला कि इनका ज्यादा उसमें हाथ नहीं था, तो इनको क्या कर दिया गया, आपको मुक्त कर दिया गया, रिहा कर दिया गया। और उसके बाद इन्होंने क्या करा, सक्रिय राजनीति से, जो एक्टिव राजनीति है उससे इन्होंने क्या ले लिया, संन्यास ले लिया। और आगे चलकर ये आध्यात्मिक पद को इन्होंने चुन लिया और पौंडीचेरी वहां से चले गए। कहां चले गए, पौंडीचेरी चले गए। डायरेक्टली आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि निम्नलिखित में से कौन सा गर्म दलीय नेता जिसने सक्रिय राजनीति से संन्यास लेकर कहां चला गया था, योग की दुनिया में या फिर सन्यास की दुनिया में चला गया था, तो वो थे अरविंदो घोष। इन्होंने सक्रिय राजनीति छोड़कर क्या अपना लिया, सन्यास अपना लिया। और उन्होंने 1926 में पौंडीचेरी के अंतर्गत एक आश्रम की स्थापना करी जिसका नाम था अरविंदो आश्रम। अगली बार आपके एग्जाम में पूछा जाएगा तो आपको इस चीज के बारे में पता होना चाहिए। साथ ही साथ में दोस्तों इन्होंने कुछ साहित्यिक यानी कुछ किताबें भी लिखी, जैसे कि द लाइफ डिवाइन, जैसे कि द सिंथेसिस ऑफ योगा या फिर सावित्री। ये सारी की सारी जो किताबें हैं ये किसके द्वारा लिखी गई है, अरविंदो घोष के द्वारा ही लिखी गई है। अगर आपके बारे एग्जाम में पूछा जाएगा तो आपको इस चीज के बारे में पता होना चाहिए। ठीक, तो ये कुछ प्रमुख नेता थे दोस्तों जो गर्म दिल नेता कहलाते हैं, जिन्होंने अलग अलग क्षेत्र में अपने हिसाब से कार्य करा और इन्होंने भारत के लिए क्या करा, एक प्रमुख रोल निभाया। ठीक, अब देखो दोस्तों हमने गर्म दल पढ़ लिया, हमने नरम दल पढ़ लिया। अब दोनों पढ़ने के बाद कई बार आपके एग्जाम में इसके अंतर पूछ लिए जाते हैं, तो इसलिए सभी के सभी लिख लीजिए, उदारवादी यानी कि नरम दल और गर्म दल यानी गर्मपंथी यानी कि उग्रवादी, इन दोनों के विचारों में क्या क्या अंतर था। चलिए एक एक करके पढ़ लेते हैं। बात करी जाए नरमपंथी नेताओं की, तो ये भारत के लिए क्या करना चाहते थे, औपचारिक निवेशिक प्रशासन में क्या लाना चाहते थे, सुधार लाना चाहते थे। यानी कि जो भी प्रशासन उस समय अंग्रेजी सरकार का चल रहा था उससे ये खुश थे, केवल उसके अंतर्गत जो कमियां थी उस कमियों को दूर करके सुधार लाना चाहते थे। लेकिन गर्मपंथी जो नेता थे ये क्या चाहते थे, तो ये पूरे तरीके से स्वराज चाहते थे। ये इनको अंग्रेजों के ऊपर पूरा विश्वास नहीं था। ठीक है, तो ये स्वराज चाहते थे, अंग्रेजों पर इनका विश्वास नहीं था। इनका अंग्रेजों पर विश्वास था लेकिन उनके जो नियम कानून थे उनमें कहीं कमी थी, तो उनको ये केवल ठीक करवाना चाहते थे। वहीं पर ही दोस्तों ये जो नरमपंथी नेता है ये संवैधानिक तरीके से, जैसे कि प्रार्थना हो गया, आवेदन हो गया, अपील हो गया, याचिका हो गया, पर्चे हो गए, इन तरीके से ब्रिटिश सरकार की रियासतों को प्राप्त करना चाहते थे। यानी कि अपनी अलग अलग प्रकार की चीजों को दिखाना चाहते थे। लेकिन वहीं पर ये जो उग्रवादी है ये जन आंदोलन करके बहिष्कार, स्वदेशी व राष्ट्रीय शिक्षा के द्वारा स्वराज प्राप्त करना चाहते थे। यानी कि ये पूरे के पूरे तैयार थे, भाई मानोगे तो ठीक है, नहीं तो हम धरना देंगे, बहिष्कार करेंगे, ठीक है, आंदोलन करेंगे। वहीं पर ही दोस्तों ये जो उदारवादी नेता थे ये पश्चिमी शिक्षा और संस्कृति के प्रशंसक थे। ये मानते थे कि ये अच्छी है, ये कोई बुरी चीज नहीं है, तथा उसी के आधार पर भारत का ये क्या करना चाहते थे, निर्माण करना चाहते थे। लेकिन गर्मपंथी वाले नेता क्या चाहते थे, प्राचीन भारत संस्कृति को ये श्रेष्ठ मानते थे और पश्चिमी संस्कृति को ये क्या करते थे, ज्यादा कुछ तवज्जो नहीं देते थे। जो जबरदस्ती अंग्रेज हमारे ऊपर पश्चिमी संस्कृति थोप रहे थे, हमें वो नहीं चाहिए। हमारे पास जो हमारी प्राचीन भारतीय संस्कृति है वो हमारे लिए श्रेष्ठ है, हम उसी में कार्य करेंगे। वो ये गर्मपंथी नेता ये कह रहे थे। ठीक, उदारवादी नेता कह रहे थे कि राष्ट्रीय आंदोलन शिक्षित व उच्च शहरी वर्ग का प्रतिनिधित्व करता था। ये जो पूरे के पूरे उदारवादी नेता थे, नरमपंथी नेता थे, इसमें ज्यादातर कौन थे, शिक्षित लोग थे। ज्यादातर कौन थे, वकील थे। ज्यादातर ये कहां के थे, ये शहरी वर्ग के थे। तो इसलिए जो उदारवादी राजनेता थे ये सारे के सारे शिक्षित और उच्च शहरी वर्ग के लोगों का प्रतिनिधित्व करते थे। उनका क्या करते थे,
नेता थे ये। और वहीं पर ये जो उग्रवादी हैं ये मध्य और निम्न मध्य वर्ग के और सामान्य जनता तक ये सारी की सारी पहुंच थी इनकी, और वहां तक इनको ये ले जाना चाहते थे। ठीक है, ये केवल शिक्षित और पढ़े लिखे और उच्च शहरी वर्ग के सीमित थे, और ये हर किसी के पास जाना चाहते थे। ठीक है, और वहीं पर ही दोस्तों उदारवादी जो थे ये धर्मनिरपेक्षता के समर्थक थे। किसके? धर्मनिरपेक्षता के समर्थक थे। वहीं पर ये जो उग्रवादी थे ये धर्म के साथ साथ राजनीति को जोड़कर जनधार बनाकर तैयार करना चाहते थे और अंग्रेजों को बाहर खदेड़ना चाहते थे। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों इनके बीच में डिफरेंसेस है। कई बार आपके एग्जाम में डिफरेंसेस पूछ लिए जाते हैं, तो आपको इन चीजों के बारे में जानकारी होनी चाहिए, इनके बारे में भी आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो ये था दोस्तों आपका पूरा का पूरा आपका उग्रवादी और उदारवादी। उम्मीद करता हूं दोनों के दोनों आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी यहां तक। ठीक है, अब चलते हैं यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखो क्या बोल रखा है कि उदारवादी राजनीतिक दलों का लक्ष्य। तो उदारवादी राजनीतिक जो दल थे, जो उदारवादी यानी कि जो नरमपंथी वाले नेता थे, उनका लक्ष्य क्या था? मौजूदा संस्थाओं में सुधार करना, या मौजूदा संस्थाओं का जो पूरा का पूरा है उसे उखाड़कर नई राजनीतिक व्यवस्था को स्थापित करना, या उस पर जो स्थिति है उस पर विश्वास करना यथास्थिति, और पुरानी सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक संस्थाओं से जुड़े रहना। तो दोस्तों ये जो थे ना, वो मौजूदा जो संस्थाएं चल रही थी, मौजूदा जो चीजें चल रही थी, उन पर इनका पूर्ण विश्वास था। केवल ये चाहते थे जिस नियम में किसी भी प्रकार की कोई कमी देखने को मिलती हो तो उसमें केवल ये लोग क्या चाहते थे? सुधार चाहते थे। तो ऑप्शन नंबर ए, जिस जिस दोस्तों ने लगाया वो दोस्तों ने बिल्कुल करेक्ट आंसर लगाया। ठीक, अगला, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 1905 से 1917 की जो अवधि है उसको कहा जाता है। तो उसको क्या कहा जाता है दोस्तों? उदारवादी चरण, उग्रवादी चरण, गांधी युग, या इनमें से कोई नहीं। तो उसको क्या जाता है? उग्रवादी चरण कहा जाता है, गर्मपंथी चरण कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। जिस जिसमें बी लगाया वो करेक्ट आंसर लगाया। अगला है, भारत में उग्र राष्ट्रीयता के जन्मदाता तथा निर्भयता तक से राष्ट्र की वेदना का प्रकट करने वाले प्रथम भारतीय थे। तो देखो दोस्तों, आप सभी बच्चों को पता है कि ये सारी की सारी चीजें भारत को एक राष्ट्रवाद के रूप में, अपना स्वराज के रूप में बनाने की बात करी गई थी। वो किसने करी थी? तो लाला लाजपत राय जी ने करी थी, विपिन चंद्र पाल जी ने करी थी, बाल गंगाधर तिलक ने करी थी, या फिर सुभाष चंद्र बोस ने करी थी। तो दोस्तों वो थे हमारे बाल गंगाधर तिलक जी, जिन्होंने साफ साफ कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर ही रहूंगा। तो इसलिए इनको क्या कहा जाता है? राष्ट्रीयता का जन्मदाता माना जाता है। ओके, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी, जिस जिस दोस्तों ने ऑप्शन नंबर सी लगाया, ध्यान रखिएगा एग्जाम में पूछा जाएगा तो आपको पता होना चाहिए। ठीक, अगला है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर ही रहूंगा। यह कथन किसका है? यह बहुत ही प्रमुख कथन है, और यह किसने कहा था? तो बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था। तो ऑप्शन नंबर डी, जिस जिस दोस्तों ने इसका ऑप्शन नंबर डी लगाया वो सभी के सभी दोस्तों ने बिल्कुल करेक्ट आंसर लगाया। ठीक, अगला क्वेश्चन, भारत में गर्म दलीय आंदोलन का पिता किसे कहा जाता है? तो देखो दोस्तों, भारत के अंतर्गत एक राष्ट्रीयता, राष्ट्रवाद उत्पन्न करने के लिए ये जो समय पीरियड चल रहा था 1905 में, उसमें जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रोल निभाया था वो किसने निभाया था? बाल गंगाधर तिलक जी ने। इसलिए उनको कहा जाता है राष्ट्रवाद का जन्मदाता, और साथ ही साथ में गर्म दलिया आंदोलन के अंतर्गत क्या कर दिया था उन्होंने? एक पिता के रूप में माना जाता है। तो इसलिए बाल गंगाधर तिलक। जिस जिस दोस्तों ने ऑप्शन नंबर डी बाल गंगाधर तिलक लगाया वो सभी के सभी दोस्तों ने बिल्कुल करेक्ट आंसर लगाया। ठीक, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन पहले एक क्रांतिकारी थे जो बाद में एक योगी और सन्यासी या दार्शनिक बन गए थे? तो ये कौन थे? ये थे दोस्तों अरविंदो घोष। आपको पता होगा, अभी अभी हमने बात करी थी इनके बारे में कि पहले तो ये पूरे के पूरे ठीक थे, लेकिन अलीगढ़ जब बम विस्फोट हुआ था उसमें जब इनको गिरफ्तार किया गया, कार्रवाई चली इनके ऊपर, लेकिन बाद में इन्हें छोड़ दिया गया, तब इन्होंने सक्रिय आंदोलन और सक्रिय राजनीति से संन्यास लेकर कहां चले गए थे? पौंडीचेरी चले गए थे, और वहां पर इन्होंने क्या करा था? पूरा का पूरा अपना अरविंदो आश्रम की स्थापना कर गई थी। तो ऑप्शन नंबर डी, जिस जिस दोस्तों ने डी लगाया वो करेक्ट आंसर लगाया। ठीक, अगला क्वेश्चन, बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन सी थी? तो साप्ताहिक पत्रिका कौन सी थी? यंग इंडिया, केसरी, या फिर कॉमरेड, या फिर आपका अल हिलाल। तो देखो दोस्तों, जब हम पढ़ रहे थे उस समय मैंने आपको बताया था कि बाल गंगाधर तिलक जी ने 2 साप्ताहिक अखबार शुरू करे थे, उनमें से एक था आपका केसरी। तो ऑप्शन नंबर बी, जिस जिस बच्चों ने जिस जिस दोस्तों ने अपने ऑप्शन नंबर बी लगाया वो सभी के सभी दोस्तों ने बिल्कुल करेक्ट और बिल्कुल राइट आंसर लगाया। ठीक है,
अगला क्वेश्चन, पंजाब केसरी का खिताब किसको दिया गया था? तो मैंने आपको बोला था दोस्तों, या पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता था या पंजाब हिंद के नाम से जाना जाता था। तो ये किसको कहा जाता था? रणजीत सिंह को, भगत सिंह को, सरदार वल्लभ भाई सिंह को, या लाला लाजपत राय जी को। तो हमने तो इन तीनों के बारे में अभी पढ़ा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी। जिस जिस दोस्तों ने इसका ऑप्शन नंबर डी लगाया, लाला लाजपत राय लगाया, वो सभी के सभी दोस्तों ने बिल्कुल करेक्ट और बिल्कुल राइट आंसर लगाया। ठीक, अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में गणपति उत्सव आरंभ करने का श्रेय किसको प्राप्त है? तो आप लोगों को पता है कि अंग्रेजी सरकार को यह दिखाना चाहते थे, जताना चाहते थे, और बाकी लोगों को भी, कि भारतीय किसी से कम नहीं है, उनका जन सभा करवाने के लिए कि एक जगह वो इकट्ठा हो सके। तो उसके लिए इन्होंने गणपति महोत्सव करवाया था। किसने करवाया था? तो ये करवाया था दोस्तों बाल गंगाधर तिलक जी ने। तो ऑप्शन नंबर बी। जिस जिस बच्चों ने, जिस जिस दोस्तों ने बी लगाया, वो दोस्तों ने बिल्कुल करेक्ट आंसर लगाया। ठीक, अगला क्वेश्चन, किसने कहा था कि कांग्रेस जो है वो आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था और ना ही क्या है गठ द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था? ओके, तो जल्दी से मुझे बताइए, जो कांग्रेस आंदोलन था वो किसके द्वारा कहा गया था कि ये सोचा समझा नहीं था? लॉर्ड डफरिन के द्वारा, या सैयद अहमद के द्वारा, या लॉर्ड कर्जन के द्वारा, या फिर लाला लाजपत के द्वारा? तो दोस्तों ये बात जो कही थी, ये कथन है। कथन आपके बहुत प्रकार के हैं, आपके एग्जाम में कई बार पूछ लिए जाते हैं। तो ये कथन जो है दोस्तों लाला लाजपत राय जी के द्वारा कहा गया था। ठीक है, तो बाकी जब हम पढ़ेंगे अभी आगे जाकर अलग अलग प्रकार के आंदोलन, तो वहां पर आपको ये सारी की सारी स्टेटमेंट देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये था दोस्तों आज का अपना गरम दल नेताओं के बारे में, यानी कि उग्रवादी नेताओं के बारे में। तो अब दोस्तों हमने उदारवादी और उग्रवादी पढ़ लिया है, लेकिन अभी हमारा उग्रवादी जो है वो कंप्लीट नहीं हुआ है। उग्रवादी में हमने केवल अभी इतना पढ़ा है कि इसका उद्भव क्यों हुआ था, किस कारणों की वजह से हुआ था, कौन से प्रमुख नेता है, और साथ ही साथ में इन दोनों के बीच में अंतर क्या है। मतलब मेन आपको इतना पता चल गया कि इसमें कौन कौन से नेता थे और इनके बीच में क्या मतभेद थे। अब यहां से दोस्तों असली आपका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन शुरू होता है, जो कि 1905 बंगाल विभाजन, जिसको बहुत ये मानकर चलिए कि बहुत मशहूर था वो। ठीक है, तो बंगाल विभाजन से हम लोग अब पढ़ना शुरू करेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में, लेकिन आज नहीं, आज केवल इतना ही रहने देते हैं। अगली क्लास में जब हम मिलेंगे तब हम उग्रवादी चरण में ही 1905 से ही जब बंगाल विभाजन शुरू हुआ था वहां से हम लोग इसकी बात करेंगे। तो बंगाल विभाजन पढ़ेंगे, बहिष्कार आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, कांग्रेस अधिवेशन, अलग अलग प्रकार के किस प्रकार के महत्व थे, कांग्रेस में कैसे फूट डली, कैसे वो प्रथम बार टूटे, उन सभी के बारे में बात करेंगे। कहने का मतलब है यहां से आपका असली भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन शुरू होता है। ठीक है, बाकी दोस्तों आप लोगों को पता ही है, इसका पूरा का पूरा जो अपना पीडीएफ होगा वो हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, जिसका लिंक मैंने नीचे कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों जगह दे रखा है। वहां जाइएगा और यहां से उसका पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, वहां इसका पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक, तो चलिए दोस्तों आज के लिए, अभी के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए सभी दोस्तों को धन्यवाद।